पुस्तक की ये इसको वैलिडिक्टरी सेक्शन कहा जाता है, उस तक आते आते सबका धैर्य भी चुक जाता है और एक तरह से हम लोग मान लेते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है और कुछ चीज़ें हमको अपने साथ ले जानी है। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम लोग बहुत कुछ साथ लेके जाने में सफल हो रहे हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने कार्यक्रम को कंसीव किया, सोचा और इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। सामान्यतः इस सेशन में जो कुछ पिछले 2 दिनों में चला, उसका एक समाहार भी प्रस्तुत किया जाता है। और मुझे याद है पिछली बार रचना जी ने इतना बढ़िया समाहार किया था कि हम लोग सब मुग्ध हो गए थे। तो मैं वैसी कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो सत्र के अध्यक्ष लोग थे, उन्होंने अपने अपने सत्र में बहुत सुंदर समाहार कर दिया है। ठीक है, तो मैं वो काम नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं कहना अपनी तरह से ज़रूरी समझता हूँ और जो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मैं आपका विचार, आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेरी कुछ चिंताएं हैं जो आपके सामने मैं रखने का दुस्साहस करूँगा। शुरुआत के सत्र में प्रोफेसर कौशिक राय ने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने भारत के मिलिट्री हिस्ट्री के लिखने में जो त्रुटि है, कमज़ोरी है, उसकी तरफ इशारा किया था। और उन्होंने कहा था कि इतिहास लेखन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि सरकार ने हम लोगों से एक ख़ास तरह के इतिहास को लिखवाने की कोशिश की। ऐसा उनका एक एंगल था जब उन्होंने पार्थसारथी को कोट किया और कहा कि ऐसा ही इतिहास लिखा जाना चाहिए जिससे कि हमारे, उन्होंने मेक बिलीव का एक कहा था कि मेक बिलीव एक हिस्ट्री हमारी है, वो खंडित ना हो, इसीलिए हम लोगों को इतिहास के कुछ हिस्सों से परहेज करना चाहिए। ये उनका प्रस्ताव था। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतिहास की बागडोर सरकारों के हाथ में नहीं होती है। सरकार इतिहास लिखवाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इतिहास बनता है बौद्धिक सहमति और लोक स्वीकृति से। इसलिए सरकार को इतिहास का निर्माता नहीं माना जा सकता। सरकार जितनी भी कोशिश करे, जितना भी पैसा खर्च करे, इतिहास बनेगा नहीं अगर उसको बौद्धिक वर्ग का समर्थन नहीं मिले और लोगों की स्वीकृति ना मिले। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार इतिहास का निर्माण कर सकती है, इतिहास का संकलन कर सकती है, इतिहास बना नहीं सकती। ये एक मेरी बात है जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए मेरा एक संदेश भी है। बहुत अच्छे पर्चे पढ़े गए और कुछ ऐसे बिंदु आए जिसमें कि हम लोगों को लगा कि क्यों मंगोल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। स्टेप्स का जिक्र किया गया, भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया, बड़े सुंदर तरीके से इसको दिखलाया गया कि एक कैसे जाति जो है दूसरी जगह पहुंचती है, उसकी कहानी को कहने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कितना ज़रूरी होता है, वो मुझे लगता है कि आप सबको याद रखना पड़ेगा। एक बात संभवतः प्रोफेसर शांतनु चक्रवर्ती ने कही थी कि एक टेंशन का निर्माण होता है इतिहास लिखने के क्रम में। इसमें एक स्टेट बिल्डिंग का होता है और एक नेशन बिल्डिंग का होता है। उसके बीच का जो तनाव बनता है, स्टेट बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग के बीच का जो तनाव है, वो इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो यहाँ इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ और इसको मैं जोड़ना चाहूँगा। एक जो रचना जी ने कहा था कि इतिहास, युद्ध को देखने की एक दृष्टि होती है जो स्टेट की तरफ से आती है और दूसरी तरफ समाज से या नीचे से
अगर युद्ध को देखा जाए तो कैसा इतिहास होता है। और ये जो चीज़ है इसका ध्यान हमेशा रखना पड़ता है हम लोगों को कि अगर हम युद्ध को एक राजा का मामला समझें, सरकार का मामला समझें, तो हमें युद्ध को दूसरे तरीके से याद करना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री दूसरी तरह से लिखनी पड़ती है। लेकिन जब युद्ध की विभीषिका को हम नीचे से देखना शुरू करते हैं तब युद्ध जो है उसका दूसरा महत्व हो जाता है, उसकी रीडिंग अलग हो जाती है। इसलिए महाभारत को मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि महाभारत को हम लोग कई तरह से पढ़ सकते हैं, उसमें युद्ध भी है लेकिन महज युद्ध नहीं है। और इसलिए जब भी हम युद्ध की चर्चा करते हैं तो उसके साथ शांति की बात भी होती है और उसको आना चाहिए। और इसलिए लेव टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति की जो किताब लिखी है उसमें युद्ध और शांति के बीच के जो गहन संपर्क होते हैं उसको समझने की कोशिश की है। देखिए, जब हम शुरू से ये बात आ रही है कि इतने सारे लोग थे भारत में जो अंग्रेजी राज नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ हजार अंग्रेज जो है वो शासन कर रहे थे। इसका क्या कारण था? तो इसका एक उत्तर युद्ध और शांति के लेखक ने 1909 में दिया था। टॉल्स्टॉय ने लिखा था कि भारत पर अंग्रेजों का शासन इसीलिए है क्योंकि भारतवासी जो हैं दो काम नहीं करते हैं। एक तो टैक्स देना बंद नहीं करते हैं, किसान टैक्स देना बंद नहीं करते हैं, और भारत के जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों के लिए लड़ना बंद नहीं करते हैं। तो यानी जय जवान और जय किसान बोलना जो है वो अपने आप में देश का स्मरण करना है। और ये फिर वही स्टेट की बात आती है और फिर नेशन बिल्डिंग की बात आती है। और इसीलिए मुझे कहीं कहीं लगता है कि जब हम युद्ध की बात करें तो युद्ध के साथ शांति के सह अस्तित्व को हमेशा ध्यान में रखें। और इसीलिए हम जितना महाभारत को याद करेंगे उतना ही गीता को भी याद करेंगे। गीता में ही जो संदेश है उसको अगर हम तोड़ करके रिकंस्ट्रक्ट करके देखें तो गीता से युद्ध भी निकल करके आता है और गीता से शांति का उपदेश भी उपस्थित होता है। तो हमारे लिए, हमारे टेक्स्ट के लिए ये जरूरी है कि हम लोग युद्ध और शांति की कथाओं को अलग ना करें। शांति इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शाश्वत चीज़ है, और युद्ध इसलिए जरूरी है कि बेहतर शांति की व्यवस्था की जा सके। कोई भी युद्ध अगर सिर्फ युद्ध के लिए होता तो एक बात होती, लेकिन युद्ध का उद्देश्य होता है कि जो शांति भंग कर रहे हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। और इसी कारण से युद्ध की ज़रूरतों के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की थी। हमारी बातचीत, जैसा कि इतिहासकारों के साथ होता है, विभिन्न दिशाओं में गई और हमने वैज्ञानिकों को उसमें शामिल किया, इसमें हमने फिल्म वालों को शामिल किया, साहित्य के लोगों को शामिल किया, पुराने मर्सिनरीज को भी याद किया, है ना। और तमाम चीज़ों को लाते हुए हम लोग एक जगह पहुँचे कि एक विद्वान मित्र अजीत कुमार ने संभवतः ये बात कही थी कि ब्रिटिश और भारत में, भारतीयों में एक बड़ा फर्क ये होता है कि ब्रिटिश हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ब्रिटिश नेशन का अहित ना हो, और भारत के जो लोग हैं जो हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि उनके हित साधन के दौरान भारतीयों का अहित कितना हो जाता है। और यहाँ उन्होंने फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म का एक जो अंतर है वो दिखलाया था। वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी बात थी। और ये एग्जैक्टली यही बात जो है भगवती चंद्र वर्मा के उपन्यास में भी आता है। बहुत दिलचस्प है कि वो भी यही बात दिखलाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो अपने को राष्ट्रीय हित के साथ जोड़ करके देखते हैं, और भारतीय जो हैं वो अपने हित को अपने राष्ट्रीय हित से अलगा करके देखते हैं। इसीलिए अंग्रेज हमारी ठुकाई करते हैं और कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे संदेश जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। और इस तरह से हमने कुछ
बहुत दिलचस्प किस्म की चीज़ें भी हासिल की, जिसमें हमने कैसे जो है एक भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय एक भारत एक टिपिकल कॉलोनी के रूप में उभरा, इस तरह की चर्चा भी हमने सुनी। और ये भी सिद्धार्थ दासगुप्ता ने दिखलाया कि जो भारत में सेना का जो विकास हो रहा है वो भारतीय सेना का विकास हो रहा है, और कैसे भारतीयकरण जो है उस प्रोसेस में शामिल हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो वैज्ञानिक हैं, जिसकी बड़ी सुंदर चर्चा हुई, वैज्ञानिक भी राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है एक साहित्यकार हुए हैं अमृतलाल नागर, उन्होंने एक फैमिली की कथा कही है, और उस फैमिली की कथा में कहा है कि एक दादा जो है वो अंग्रेजों का पिट्ठू था, पिता जो है मन ही मन भारतीय होना चाहता था लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाता था, और पोता जो है वो अंग्रेजों के साथ पढ़ा लिखा है और अंत में 1942 में जाकर के पुलिस की गोलियों का शिकार होकर के शहीद होता है। एक ही फैमिली में 3 जनरेशन की 3 कहानियां हैं। पहला अंग्रेजों का पिट्ठू, दूसरा मन ही मन अंग्रेजों के साथ रहने वाला, और तीसरा एक तरह से राष्ट्रीय विप्लवी। तो ये जो हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है उसकी पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है, और इतिहास इसी मामले में हमारे लिए एक विशेष किस्म का एक अध्ययन है, जिसमें कि हम अतीत की यात्रा करते हुए अतीत के अनुभवों के संसार में बहुत गहराई तक जा सकते हैं। और मैं यहाँ एक दिल थे जो हुए थे, हम लोग इतिहास पढ़ने वाले सब लोग, हम लोग सभी जानते हैं कि हमने जाना था कॉलिंगवुड से कि हिस्टोरिकल थॉट को हमको कनेक्ट करना पड़ता है पास्ट से प्रेजेंट तक में, हिस्टोरिकल थॉट के इवोल्यूशन को पकड़ना पड़ता है। लेकिन दिलथे उनके पहले थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारा ऐतिहासिक ज्ञान जो है वो एक पूर्ण पुरुष का होगा, पूर्ण पुरुष का मतलब एक इनलाइटेंड का होगा, तो हम अतीत के अनुभवों तक भी पहुंच सकते हैं। थॉट तक सिर्फ नहीं, अनुभवों तक भी पहुंच सकते हैं। और ये अनुभवों तक की यात्रा में हमारे लिए साहित्य जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का पालन कर सकता है। अब मैं यहाँ से वो बात कहूँगा जो आपके में से बहुत सारे लोगों के लिए जानी हुई बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नौजवान लोग हैं, उनके लिए भी कुछ कहा जाना चाहिए। देखिए, इतिहास एक खास किस्म का ज्ञान है अतीत के बारे में। हम लोगों के जो अपने अनुभव होते हैं, इस पर विचार करते हुए कॉलिंगवुड ने 1916 में जब वो प्रथम विश्व युद्ध में जा रहे थे लड़ाई करने के लिए या शामिल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो उन्होंने अपनी बात का निचोड़ 1916 की एक किताब में दे दिया था, और उसमें उन्होंने एक बात कही थी जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा इस मौके पर। उन्होंने कहा था कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो संसार है, हमारा जो अनुभव है, उसका प्राथमिक अनुभव हमको होता है कला के माध्यम से। कला में सत्य और असत्य का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। कला में सत्य है या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। ये उन्होंने कहा था कि फर्स्ट स्टेज का मामला है। कला के बाद उन्होंने कहा था धर्म का मामला। धर्म में सत्य और असत्य के बीच में अंतर बनना शुरू होता है। सत्य जो है वो अथॉरिटी के पास होता है, जिस धर्म को हम विश्वास करते हैं उस धर्म से हमको सत्य की प्राप्ति होती है और उसको हम मान लेते हैं। भाषा और सत्य के बीच में एक ऐसा संपर्क होता है कि हम भाषा और सत्य को एक साथ पाते हैं।
ये धर्म का ज्ञान होता है। तीसरे को उन्होंने कहा था वो है विज्ञान, जहाँ की हम लोग तथ्य को सत्य मानने की कोशिश करते हैं। ये तीसरी दृष्टि है और ये सभी इवॉल्व कर रहे हैं, कला, धर्म और उसके बाद उन्होंने कहा विज्ञान, उसमें एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। और विज्ञान तीसरा स्तर है ज्ञान का, अतीत के ज्ञान का, और चौथा स्तर है ऐतिहासिक ज्ञान का, हिस्ट्री का। तो ये जो चौथा ज्ञान है ये विज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। और ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इतिहास जो है उसका धर्म है कि वो विज्ञान तक पहुंचे। और यहाँ एक दार्शनिक ये कह रहा है कि इतिहास का जो ज्ञान है या ऐतिहासिक ज्ञान जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान से ऊपर की चीज़ है। पर यहाँ मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ अविनाश जी बैठे हुए हैं, वो इन सब चीज़ों की चर्चा करते रहते हैं, इन सब चीज़ों की आप में से बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब आप इतिहास की बात करते हो ना, तो ये मत समझना कि इसको साइंटिफिकली, इम्पीरिकली, फैक्चुअली ही प्रमाणित करने की बात होती है। ये चार दृष्टियाँ हैं और सबसे ऊपर जो उन्होंने रखा है वो है दार्शनिक। और ये जो दार्शनिक है ये बहुत गहरी चीज़ है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम 1916 में कॉलिंगवुड का जो सूत्र है मरने के, जब उनको लगा कि मैं मर भी सकता हूँ, तो उन्होंने ये 5 स्तर पर इतिहास के बारे में बात की। बाद में उन्होंने फिलोसफी ऑफ साइंस आदि पर लिखा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज जरूरी हो गई हैं। इस बात की को दोबारा से सोचना चाहिए। एक अंतिम बात, और ये संभवतः आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठा सकती है और आपके मन को ये पसंद नहीं भी आ सकती बात, फिर भी मैं इसको कहना चाहता हूँ। और मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं इतिहास की नाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नाव से छूटता जा रहा हूँ। और ये बात मैंने इसलिए कही थी कि मुझे इतिहास के प्रति थोड़ी अश्रद्धा हो गई है। इतिहास मुझे थोड़ा लिमिटेड करने लगा है। और ये बात मैं बहुत फ्रैंकली सबसे कहता हूँ। और क्यों कहता हूँ? एक पटरी है जिस पर इतिहास की रेलगाड़ी दौड़ रही है। एक पटरी है जिस पर इतिहास की रेलगाड़ी दौड़ रही है। तो जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, वो पटरी के आसपास रहते हैं, देश विदेश के विद्वानों को पटरी जो बिछाए हुई है उसके आधार पर उसको निर्देशन करते हैं, समझते हैं। यही इतिहास है, यही इतिहास है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, इन सब जगहों में ही इतिहास की पटरी तैयार होती है, मॉडल तैयार होते हैं। ये एक दृष्टि है। यानी हिस्ट्री को जिस पटरी पे दौड़ना है उस हिस्ट्री की पटरी का निर्माण पश्चिम में हुआ है। और इसीलिए इतिहास अगर इस रूप में रहा तो वो पश्चिम का अनुचर बनकर ही रहेगा, क्योंकि वो जो पटरी है उसका निर्माण वहीं हुआ है। अब पटरी से अगर इतिहास उतर जाए तो क्या होगा? और मुझे लगता है कि अब ये समय जो है इतिहास के पटरी से उतर जाने का समय है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से पटरी में ले आया जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि पटरी से इतिहास को उतार दिया गया है। और इसीलिए हम लोग एक कठिनाई में महसूस कर रहे हैं कि हमारा इतिहास जो है वो एक तरफ जा रहा है और लोगों की स्मृति से संचित जो उनका अतीत का ज्ञान है वो दूसरी ही कथा कह रहा है। हम लोग इतिहास को एक तरह से समझना चाहते हैं। जी सर। अच्छा ठीक है सर, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ, बस इसको निवेदन की तरह है। हाँ।
ठीक है, नाव भी है, पटरी भी है, जैसा आप समझना चाहें, लेकिन मैं असुविधा महसूस कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। और ये असुविधा इसलिए है कि हम जिनका इतिहास लिख रहे हैं वो हमारा इतिहास मान ही नहीं रहे हैं, और मान तो नहीं ही रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा दो प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव ये है कि हम ये समझें कि इतिहास के ज्ञान को हम किस रूप में रख सकें जिससे कि हमारे लोगों का जो अतीत है वो अतीत हमारे हिसाब से, हमारे समाज के, हमारे समय के हिसाब से अतीत के ज्ञान को समेटने में हमारी सहायता करे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नदी का रूपक लें या पटरी का रूपक लें, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इतिहास को हमने जिस तरह से समझने की कोशिश की है उसमें जिस तरह का धीर गंभीर विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक रिकॉर्ड भित्तिक, जिसको हम लोग बंगला में कहते हैं, एक वृत्तांत होता है, उससे आम लोगों की दूरी बन गई। तो हम लोगों को इतिहास के उस रूप का निर्माण करना होगा जिसमें कि आदमी अपनी छाया भी देख सके और उसको विश्वास भी हो सके कि ये हमारा ही इतिहास है, ये पश्चिम के द्वारा बनाया गया हमारा इतिहास नहीं है। और इस विश्वास की प्राप्ति के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सारी दिशाओं में काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से हम लोगों को इतिहास में बहुत धैर्यपूर्वक इस चीज़ की ओर जाना पड़ेगा कि लोगों की स्मृतियों में, स्थानीय इतिहास में, विविध माध्यमों में, रिकॉर्ड्स में, इन सारी जगहों में जो हमारे अतीत के विभिन्न प्रकार के वृत्तांत हैं उनको समेटने के लिए, सहेजने के लिए हमको एक नई भाषा का निर्माण करना होगा। संभव है कि एक नया विषय ही हम लोगों को बनाना पड़ जाए। आज हम जिसको इतिहास कह रहे हैं उससे इतर एक कोई विषय ही हम लोगों को बनाना पड़ जाए, जिस विषय और जिस भाषा में हम अपने समय और अपने अतीत को जोड़ते हुए अपने लोगों से एक साम्यतिक संवाद कर सकें, जहां हम यह भी कह सकें कि 1640 और 1680 के मद्रास में अंग्रेज लोग कैसे अपने को एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी देख सकें। साथ ये भी समझ सकें कि जैसे मुगल आए वैसे उन्होंने अपने को एडजस्ट कर लिया, और हमारे यहाँ एडजस्टेबिलिटी नहीं थी। एक ने, हमारे मित्र ने अभी कोट किया था ना कि पंजाब में जब पंजाब के वीरों की बात चली थी तो किसी ने मुझे एक ने टोक के कहा कि आपने जोरावर सिंह का नाम सुना है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो जोरावर सिंह का नाम नहीं सुना है सर। तो उन्होंने कहा कि जोरावर सिंह वो आदमी है जो कि रणजीत सिंह के साथ थे और उन्होंने तिब्बत तक की चढ़ाई की थी और वो पार किया था वो हिस्सा जो हिस्सा हम लोग सोचते थे कि कोई पार नहीं कर सकता। आपको असंख्य ऐसे तथ्य मिलते जाएंगे युद्ध से संबंधित। कुछ लोगों को ये लगता है कि युद्ध के बारे में हम लोग कुछ जानते थोड़े ही थे। वो युद्ध तो हम लोगों को यूरोपियों ने सिखाया है। उसके पहले हम लोग युद्ध नहीं करते थे, हम लोग मारपीट करते थे, एक दूसरे से जाके तलवार चलाते थे, भाला लगाते थे, मारते थे। ऐसा नहीं था। भारतीय अगर कोई विद्वान उन प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करे, प्राचीन युद्धों का अच्छी तरह से विश्लेषण करे, तो पाएगा कि भारतीय लोग युद्ध कला में निपुण थे। जो स्थापत्य के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर चुका हो, वो युद्ध क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले, और ये अंतिम बात होगी मेरी सर, कि हम लोग सबसे पहले इस बात को समझें कि हम अपना इतिहास अपनी भाषा में अपने तरीके से कैसे लिखें। कैसे संभव है
कि हमारी स्मृतियाँ जो जिसको हम लोग मॉडर्न मेमोरी कहते हैं, उसके साथ हमारे लोग का एक संवाद कैसे हो सकता है। और यहाँ पर मैं फिर टॉल्स्टॉय की तरह मुड़ता हूँ, और इसी कारण से मुझे लगता है कि टॉल्स्टॉय बेचैन हो गए थे। युद्ध के बारे में बात करते करते अंत में वो जिस तरफ गए हैं, जिस तरह से धर्म को लेकर के आते हैं, जिस तरह से बुद्धिज़्म को लेकर के आते हैं, एशियाई ज्ञान को लेकर के आते हैं, उन तमाम चीज़ों में एक छटपटाहट है, और वही छटपटाहट हम लोगों को इतिहास में उतारने की ज़रूरत है। इतिहास कोई अतीत के तथ्यों का संकलन नहीं है। इतिहास वो दृष्टि है जिससे हम अतीत को खंगालते हैं, अतीत को समझने की कोशिश करते हैं, और अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ एक सांस्कृतिक संवाद भी करते हैं। और ये कल्चरल डायलॉग सहज अर्थों में मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ हम लोगों को सिखाते हैं, बल्कि यह भी है कि हम लोगों से सीखते भी हैं। और ये सतत प्रक्रिया तभी संभव है जब हम लोग आपस में मिलें और समझें कि जिन लोगों ने मंदिर बनाए थे, जिन लोगों ने तालाब बनाए थे, जिन लोगों ने वो क्या कहते हैं वो गार्डन बनाए थे, जिन लोगों ने इतने महत्वपूर्ण टेक्स्ट बनाए थे, इतनी सुंदर फिलोसफी दी थी, उन लोगों के पास कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी बुद्धि थी जिसके कारण उन्होंने हमेशा शांति को युद्ध से अधिक महत्व दिया। और अंततः इसी शांति के प्रति आस्थावान होने के कारण युद्ध आए और गए, लेकिन शांति की चाह बनी रही, और इस शांति को सत्य के साथ जोड़ने की कोशिशें लगातार हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे जो पुराने टेक्स्ट हैं उसमें बनी हुई है। बुद्ध यहाँ हमेशा अशोक से बड़े माने गए, और अशोक को भी हम लोग याद करते हैं तो इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने धम्म दिया था। और इसीलिए इस बुद्ध की धरती, इस अशोक की धरती पर हम लोगों के लिए, इतिहासकारों के लिए एक चुनौती का समय है कि हम समझें कि हम इस भारत की सभ्यता और संस्कृति पर विचार करते हुए कभी भी अब आगे कभी भी यूरोप की तरफ पटरी और नाव के लिए नहीं देखेंगे। हम लोग अपना रास्ता अपने तरीके से अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करते रहेंगे, और इसी क्रम में अगर कुछ हासिल होना है तो हासिल होगा। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब इतिहासकारों की जमात को बहुत कुछ नया सीखने समझने की ज़रूरत है। बस इसी अपील के साथ मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की चर्चा में मुझे बहुत जैसा कि हार्दिक पटेल साहब अभी कह रहे थे कि नए इतिहास की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि ये पहल आप कीजिए। हमारा पब्लिकेशन स्कीम भी है, तो आप एक प्रपोजल दीजिए और मैं पब्लिश करूँगा, और वैसा इतिहास जिससे समाज को फ़ायदा हो, समाज में समृद्धता है और लोग उससे कुछ सीखें। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू। धन्यवाद सर। सर ने सही कहा कि इतिहास वह है या वैसा होना चाहिए जिसमें हमारी छाया नज़र आती हो, जिससे हम अपने आप को, आम जन को संबद्ध कर सकें। समापन संबोधन के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर है, अंतिम पड़ाव पर है, और धन्यवाद ज्ञापन की एक कड़ी शेष रह गई है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर रश्मि किरण, पुराधिलेखपाल, बिहार राज्य अभिलेखागार को आमंत्रित करूँगी कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें।